शुरू होता है ट्रेन प्रॉब्लम। ठीक है, देख लीजिए ट्रेन, नाम इसका रख दीजिए है ना। चलो एक पहले पेज हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ट्रेन का टोटल प्रॉब्लम डिपेंड करता है टाइम एंड डिस्टेंस के अंत, ठीक है। तो ट्रेन प्रॉब्लम के पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए, जिसको हम रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। पहला बेसिक कि हम लोग कन्वर्सन करेंगे, ठीक है ना। पहला कन्वर्सन, अगर हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दिया रहेगा, ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, तो यह बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड हमारा दिया रहेगा और इसको चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसी को उलट देना है, 18/5 से गुना कर देना। क्लियर। अच्छा, तीसरा चीज, कुछ चीजों को माइंड में रखिएगा चेंज करने के पहले, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और इधर मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में अगर हमारा 5 है तो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, बोलिए। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में अगर हमारा 18 है तो मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगा, 5। आप इसको फिर डबल करिए तो 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा, तो इसको भी डबल कर दीजिए 10। क्लियर। तो ये याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, कन्वर्सन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर इसको ट्रिपल करिए, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप ट्रिपल करिए तो 15 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको हम लोग 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। साउंड सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? हेलो हेलो, ठीक है। चलेगा अभी, चलेगा या नहीं चलेगा? ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम है जी, बैटरी को, नया बैटरी को लाना, ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम है। इधर को चले। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कन्वर्सन, ठीक है ना, कन्वर्सन में क्या करना है, बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, चौथा चीज, जब भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा सेम यूनिट होना चाहिए। क्लियर। ये मेजर प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। आपके स्पीड दे देगा किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस पूछेगा मीटर में और टाइम दे देगा सेकंड में, ठीक है ना। क्लियर। तो कभी भी कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, तो हमेशा किस यूनिट में, सेम यूनिट में। क्लियर। एक यूनिट में लाएंगे तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके। अच्छा, अब इधर आइए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के पहले कुछ चीज को समझिए। ये एक ट्रेन है, ठीक है। क्लियर। ये एक आदमी है, ठीक है। अंतर क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस से बेसिक, यह इस आदमी को जब यह ट्रेन क्रॉस करेगा, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए इस आदमी का जो पेट है ना, ठीक है, उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लेंगे, ठीक है ना। और इस ट्रेन का जो लंबाई है, यही लंबाई ना इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, ओके।
तो ट्रेन डिस्टेंस के रूप में, दूरी के रूप में कितना दूरी तय कर रहा है? सिर्फ अपनी लंबाई को। क्लियर? बस अंतर यही होता है, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका अपना कोई पार्टिकुलर लेंथ हो, जब वो क्रॉस करता है तो डिस्टेंस के रूप में सिर्फ अपनी लंबाई को ही वह कवर कर पाता है। ठीक है? अब यह पेड़ हो या आदमी हो या कोई पोल हो, जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस के रूप में सिर्फ अपनी लंबाई को ही कवर करेगा। बस मेन बेसिक चीज यही होता है। ठीक है ना? ओके, तो मान लीजिए कि यह आपका ट्रेन है और यहां पर कोई पर्टिकुलर आदमी खड़ा है, या पोल खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है। ठीक है? तो जब यह ट्रेन इस पार्टिकुलर आदमी या पेड़ या खंभे को क्रॉस करेगा तो सिर्फ अपने लंबाई को ही कवर करता है डिस्टेंस के रूप में। क्लियर? याद रहेगा? अच्छा, चले। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन बोला कि भाई टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना? एकदम सिंपल सोचना है। बेसिक तो हम लोग का यही होता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? बस इसी को कन्वर्ट कर देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यह बेसिक तो पहले से जानकारी है। अच्छा, अब आपसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है? तो डिस्टेंस के जगह आप क्या रखिएगा? जब किसी भी पार्टिकुलर पेड़ हो, खंबा या आदमी हो, क्लियर, या अपोजिट डायरेक्शन से कोई आदमी आ रहा है, क्लियर, और ट्रेन उस दिशा में जा रहा है, तो डिस्टेंस के रूप में यह ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही तय कर रहा है। आदमी खड़ा हो तब भी डिस्टेंस के रूप में यह सिर्फ अपनी लंबाई को तय कर रहा है। क्लियर? आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तब भी डिस्टेंस के रूप में यह ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही कवर कर रहा है। क्लियर? आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है। क्लियर? तो फिर डिस्टेंस के रूप में ट्रेन अपनी लंबाई को ही कवर करता है। क्लियर? ओके। अच्छा, तो जब टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे? ट्रेन की लंबाई। क्लियर? और स्पीड की जगह कौन काम करेगा? तो ट्रेन का स्पीड, क्योंकि यह हमारा क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है, खड़ा है। तो जब भी स्पीड की बात होगा तो केवल ट्रेन का ही स्पीड पार्टिसिपेट करेगा। तो हमेशा माइंड में रखना है कि कोई भी स्टैग्नेंट चीज अगर स्थिर रूप में खड़ा है, ठीक है ना, चाहे पेड़ हो या खंबा हो या पोल हो, ठीक है, तो कोई भी ट्रेन जब इसे क्रॉस करेगी तो दूरी के रूप में सिर्फ अपनी लंबाई को ही तय करेगी। क्लियर? तो हमेशा डिस्टेंस के जगह ट्रेन के लेंथ को रखेंगे, और ट्रेन ही क्रॉस कर रहा है, आदमी तो खड़ा है, तो स्पीड की जगह सिर्फ ट्रेन का ही स्पीड रहेगा। यानी इस केस में ट्रेन का ही डिस्टेंस, ट्रेन का ही लंबाई और ट्रेन का ही स्पीड पार्टिसिपेट करेगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो इसको एक पॉइंट के रूप में मैं लिख देता हूं। ठीक है? समझिए कि सब थ्योरम के रूप में चलेगा। ठीक है? जब कोई ट्रेन किसी खंभा यानी पोल, कोई पेड़, कोई खड़ा आदमी, को पार करता है, मतलब क्रॉस करता है, ठीक है? जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी पेड़ को, कोई खड़ा आदमी को क्रॉस करता है, ठीक है, तो पार करने में जो समय लगता है, ठीक है, तो समय बराबर बेसिक होता है दूरी बटा 4। ठीक है? तो दूरी के जगह हमेशा ट्रेन की लंबाई को रखना है। क्लियर? ट्रेन की लंबाई, और चाल के जगह केवल ट्रेन की चाल। बस यही सोचना है। ठीक है ना? जब कोई भी ट्रेन किसी खंभे को, पेड़ को या खड़े आदमी को पार करता है तो डिस्टेंस के रूप में, दूरी के रूप में सिर्फ वह अपनी लंबाई को ही कवर कर रहा है। क्लियर? ओके? तो हमेशा डिस्टेंस के जगह क्या रखेंगे? ट्रेन की लंबाई, और स्पीड के जगह ट्रेन की स्पीड। क्लियर? ओके? अच्छा,
अब क्वेश्चन बोला कि हमारा ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर और ट्रेन का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। 36 आने का मतलब है कि माइंड में सीधे लाना 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग किए हैं ना, क्लियर? क्योंकि यह हमारा किस में है, मीटर में, और हमें कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है, क्लियर? अच्छा 36 है, सॉरी। तो 100 मीटर है हमारा लेंथ, तो अब यह मीटर में और यह किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और एक यूनिट में रखेंगे तभी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह 36 किलोमीटर पर आवर को सीधे चेंज कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? अब इधर भी मीटर इधर भी मीटर पर सेकेंड, तो आराम से हमारा सेकेंड में आंसर आ जाएगा, क्लियर? तो क्वेश्चन बोला कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लेगी, क्लियर? तो सिंपली एकदम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस के जगह क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमारा 100 मीटर और ट्रेन का स्पीड हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको हम लोगों ने मीटर पर आवर में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? बस यही रखना है, शून्य से शून्य कट गया तो आंसर क्या हो गया 10 सेकेंड, क्लियर? मतलब ट्रेन प्रॉब्लम का सबसे हल्का क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है? और सबसे बेसिक भी आपका यही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अच्छा, अब इसका दूसरा कंसेप्ट पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? तो अब ये नहीं चेंज करिएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड करेंगे, 18 से 4 बार में तो 5 का 20 मीटर पर सेकंड, ये सब नहीं करना है। सीधे 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 18 का यह चौथा मल्टीपुल है, तो 5वां का चौथा मल्टीपुल क्या हो जाएगा 20, यानी 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया सीधे 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारा ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, तो हमारा स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, तो सेम यूनिट में आ गया। चलिए अब बोला कि 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक है? चलिए पेन देखें, ब्लैक पेन। ये आपका पुल है, ठीक है, और ये आपका ट्रेन है, ठीक है? पुल तो स्थिर होता है, पुल तो चलता नहीं है। चलिए पुल स्थिर है, यह ट्रेन इधर से आया और इसको क्रॉस करने जा रहा है, ठीक है ना? पहले इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट मिला, उसके बाद देखिए तो इसका हर पॉइंट को इसका हर पॉइंट क्रॉस करना शुरू किया, क्लियर? क्रॉस करते 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 ये आपका एक सिचुएशन बनेगा, क्लियर? बनेगा। तो देखिए तो ट्रेन किया क्या, कितना लंबाई को कवर किया, इसके हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पूरा लेंथ को क्रॉस कर रहा है, क्लियर? और इसकी भी पूरे पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है। तो एक पोजीशन आपका ऐसा रहा है और यह पोजीशन क्या होगा, तो यह ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इस पूरे पुल की लंबाई को भी क्रॉस किया। एक सिचुएशन ऐसा आया ना, तो क्या किया इसमें, शुरुआत में आपका इसका यह पॉइंट और इसका यह पॉइंट मीट करते करते ये आगे बढ़ा, ये पोजीशन, फिर आगे बढ़ा, बढ़ते 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 ये पोजीशन आया। तो अभी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ ट्रेन के द्वारा, यहां से लेकर यहां तक ये सिचुएशन आया। अब कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ट्रेन का हर पॉइंट उस पुल के हर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। एक सिचुएशन आपका ऐसा आएगा। अब यह ट्रेन कितना डिस्टेंस को कवर किया, तो अपनी पूरी लंबाई के साथ साथ इस पुल की पूरी लंबाई को क्रॉस कर गया, क्लियर? तो जब कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, क्लियर, तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ उस स्थान की लंबाई को भी क्रॉस करता है, क्लियर? हाँ, प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, सुरंग हो, टनल हो, सब में चलेगा, ठीक है? तो जब कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करे, कोई भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो वह अपने लेंथ के साथ साथ उस पूरे पार्टिकुलर लेंथ को भी क्रॉस करता है, क्लियर? तो दूरी के रूप में वह क्या तय करेगा, तो दूरी के रूप में वह अपनी लंबाई को भी क्रॉस किया और उस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म या हो या सुरंग हो या पुल की
की भी पूरी लंबाई को वह क्रॉस करता है। क्लियर? तो डिस्टेंस के रूप में क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई को जोड़ के रखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए तो दोनों की लंबाई को जोड़ के रखेंगे तब ना यहां से यहां तक डिस्टेंस बनेगा। क्लियर? अच्छा, तो फिर एक पॉइंट हम नोट करा रहे हैं, ठीक है ना। जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, किसी पुल, प्लेटफॉर्म या टनल, सुरंग को पार करती है, पार का मतलब क्रॉस करती है, तो वह अपनी लंबाई के साथ, अपने लेंथ के साथ उस स्थान की लंबाई को भी डिस्टेंस के रूप में, दूरी के रूप में तय करती है। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को, टनल को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ उस स्थान की लंबाई को भी दूरी के रूप में तय करती है, कवर करती है। क्लियर? इसलिए जब भी यहां डिस्टेंस की बात होगा, दूरी की बात होगा, तो ट्रेन की लंबाई को भी रखना पड़ेगा और उस स्थान की लंबाई को भी रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तब ऐसे केस में पार करने में लगा समय बराबर, ठीक है, टाइम बराबर बेसिक रूप में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे, ट्रेन की भी लंबाई को और उस स्थान की भी लंबाई को। क्लियर? चले, तो यहां रखना पड़ेगा समय बराबर ट्रेन की लंबाई अब प्लस उस स्थान की लंबाई। और स्पीड के जगह कौन पार करने वाला, ट्रेन, तो स्पीड की जगह ट्रेन की स्पीड को ही रखेंगे अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल। ठीक है, आई होप कि माइंड में आ गया होगा। जब कोई भी ट्रेन किसी पुल को या सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ उस स्थान की लंबाई को भी कवर करती है। तो डिस्टेंस के रूप में किसको रखना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई को भी और जिस स्थान को वह क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई को भी। क्लियर? तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और स्पीड की जगह कौन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड को रखेंगे। क्लियर? और कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक यूनिट रखना है। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन आया कि पार करने में कितना समय लगेगा। 100 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को पार करे। क्लियर? तो डिस्टेंस की जगह क्या रखिएगा, 100 प्लस 200 यानी 300। ट्रेन की चाल हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। कैलकुलेशन के लिए हमको 1 यूनिट में रखना पड़ेगा, तो यह मीटर था इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड में बदला। तो 72 की जगह क्या रखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। शून्य से शून्य खत्म, 30/2 यानी 15 सेकंड में पार कर जाएगा। क्लियर? तो अगर यह हमारे मेमोरी में रहेगा तो कैलकुलेशन हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेकंड। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब उसी कंसेप्ट पर, ठीक है ना, उसी कंसेप्ट पर इधर 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 50 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है और पार करने में समय कितना लगता है, 10 सेकेंड। ये मीटर और ये सेकेंड, यानी सेम यूनिट में चल रहा है। यहां पे हमें कन्वर्सन करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका ट्रेन का स्पीड भी किसमें पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड, मैंने कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई कंफ्यूजन? अब इधर आइए। जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर ट्रेन की लंबाई अब प्लस उस स्थान की लंबाई।
तो उस स्थान की लंबाई को मैंने लेंथ नंबर 2 यानी L2 से इंडिकेट कर दिया, और ट्रेन की लंबाई को L1 से, और अपॉन ट्रेन का स्पीड आपका ये दिया, ये दिया, ये दिया, और ये आपका पूछा। क्लियर? तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? और डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमारा 50 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? 100 मीटर। और पार करने में कितना समय लगता है? 10। अब 150 में 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 15। तो हमारा स्पीड हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसमें कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, चले आगे। फिर से आइए, उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है, इधर को इधर को। 700 मीटर लंबी एक ट्रेन, क्लियर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधे 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हमें मालूम है कि 18 का यह चौथा मल्टीपुल है, तो 5 का चौथा मल्टीपुल क्या हो जाएगा? 20। कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। एक सुरंग को 1 मिनट में पार करता है। 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना आज। तो सुरंग की लंबाई कितने मीटर की है? क्लियर? तो जब कोई भी ट्रेन किसी खड़े, देखिए छिपा लेती हो, पूरी संपत्ति यही है। अच्छा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दूरी के रूप में वह अपनी लंबाई के साथ साथ, क्लियर, उस पूरे स्थान की लंबाई को भी क्रॉस करता है। क्लियर? अच्छा, अब इस दो चीज में ट्रेन की लंबाई दिया है, आपका सुरंग की लंबाई, सॉरी हाँ, सुरंग की लंबाई आपका नहीं दिया है। क्लियर? ओके, चलिए। तो पार करने में लगा समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई L1 मैंने माना, सुरंग की लंबाई L2 माना, अपॉन ट्रेन का स्पीड। क्लियर? अरे बेसिक क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह दोनों की लंबाइयों का योग, आचार की जगह ट्रेन की चाल। आपका L1 दिया, T दिया, स्पीड दिया, लेकिन सुरंग की लंबाई आपको नहीं दिया। क्लियर? यही हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख सकता हूं L1 प्लस L2, क्लियर, बराबर T इंटू एस, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। क्लियर? एक दूरी में एक दूरी दिया है किसका? ट्रेन की लंबाई कितना? 700, और L2 हमें पता नहीं है। बराबर पार करने में कितना समय लगता है? 60 सेकेंड। मैंने 1 मिनट को किसमें बदल दिया? सेकेंड में। और स्पीड कितना है? 200, सॉरी 20। क्लियर? 6 दूना 1200 बराबर 700 प्लस सुरंग की लंबाई, इसलिए सुरंग की लंबाई L2 बराबर 1200 माइनस 700, यानी सुरंग है कितना मीटर लंबा बाबा? तो 500 मीटर। क्लियर? बस यही करना होता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, रुक ही रहे हैं, रुक ही रहे हैं, रुक ही रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, चलिए फिर वही कंसेप्ट अभी। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक पुल को 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है? क्वेश्चन बोला कि 100 मीटर छोटी ट्रेन, यानी इस ट्रेन से 100 मीटर छोटी ट्रेन उसी पुल को 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस करने में कितना सेकंड का समय लेगी। क्लियर? दो ट्रेन की बात किया। पहला ट्रेन जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है, एक पुल को कितना समय पार करती है? 36 सेकंड में। 100 मीटर लंबी ट्रेन
उसी पुल को पार करने में कितना समय लेती है ये पता हमें नहीं है, लेकिन स्पीड क्या, कौन सा स्पीड से पार करना है अगली बार, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको दिया पहला ट्रेन का स्पीड, पुल का लंबाई आपको नहीं दिया, ठीक है, और आपको क्या दिया, पार करने में लगा समय 36 सेकेंड। तो क्या करेंगे यहां, कैलकुलेट करिए, थोड़ा कुछ अपने से भी तो करिए। कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अभी तो हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो अभी तो देखना मना है, ठीक है, मैं ही बता देता हूं। चलिए देखिए, यह ट्रेन अलग है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन आपका इससे 100 मीटर छोटा है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी कोई भी ट्रेन जब किसी पुल को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ उस स्थान की लंबाई को भी क्रॉस करती है, और यही हमारा डिस्टेंस होता है, क्लियर। अच्छा, और ऐसे केस में पार करने में लगा समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस की जगह क्या करेंगे, दोनों की लंबाइयों का सम, और स्पीड की जगह ट्रेन का स्पीड, क्लियर। अच्छा, बेसिक यही होता है। आपको ये दिया, ठीक है, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, लेकिन ये आपको दिया, ठीक है। आइए, तो L1 प्लस L2 बराबर क्या करेंगे, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ना करेंगे। आपका टाइमिंग कितना है पार करने में, 36 सेकेंड, क्लियर। और जो भी लेंथ होगा वह जनरली किस में दिया जाएगा, मीटर में, क्योंकि आपका ऑप्शन दिया है, टाइमिंग जो दिया है वो सेकंड में दिया है। चलिए, तो यह ट्रेन की लंबाई को मैंने L1 माना, दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या माना, L2। दोनों का लंबाई मिलकर होगा कितना, यह तो निकाला जा सकता है। चलिए, कितना समय लग रहा है पार करने में, 36, और स्पीड आपका 90 किलोमीटर पर आवर, यह 36 सेकंड में है। और कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक आपका क्वांटिटी सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है ना, सेम यूनिट होना चाहिए। तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप ब्रेक करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो आपको गुना करना पड़ेगा 5/18 से, हैं, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीधे 90 का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब 36 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा, 900, कितना हो जाएगा, 900। कोई दिक्कत, 25 छक्का 150, बचा कितना, 15, अब 25 या 75 और 15 मिलकर कितना हो गया, 90। यानी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों मिलकर कितना है, 900। अब अगली बार 100 मीटर छोटी ट्रेन उसी पुल को क्रॉस करेगा, उसी पुल को, इसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल है और पुल की लंबाई भी शामिल है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करिए, थोड़ा प्रयास करिए। ये 900 जो मीटर आया, ये आपका ट्रेन की लंबाई भी इसमें शामिल है और पुल की लंबाई भी शामिल है, क्लियर। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक। अब आपको पार कितना करना है, पुल की लंबाई को मैंने क्या माना था, L2। अच्छा, वो तो बेचारा कांस्टेंट है, क्योंकि सामान्य पुल को पार करना है। और पहली जो ट्रेन की लंबाई था उसको मैंने क्या माना, L1, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 900 मीटर। अब आपका क्वेश्चन बोलता है कि भाई 100 मीटर छोटी ट्रेन
यानी L1 की जो लंबाई होगी वह 100 मीटर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? लेकिन पुल की लंबाई तो वही रहेगा। तो जब L1 L2 मिलकर 900 मीटर है और अगली ट्रेन की लंबाई पहली वाली ट्रेन की लंबाई से 100 मीटर कम है, तो यह जो लंबाई होगा यह भी तो 100 मीटर कम हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? देखिए यहां L2 हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई है, सॉरी पुल की लंबाई, यह कांस्टेंट रहेगा। ये मान लीजिए कि यह पुल है, ठीक है। इसकी लंबाई अब मान लीजिए यह ट्रेन है, यह दोनों लंबाई जोड़कर कितना है, 900। अगली बार इसी पुल को क्रॉस करना है, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमारा 100 मीटर कम हो जाता है। मान लीजिए अब यह लंबाई हो गया, ठीक है। तो पहली वाली जो लंबाई ट्रेन का और पुल का लंबाई दोनों मिलकर कितना था, 900 मीटर। अब यह हमारा जो ट्रेन है, दूसरा जो ट्रेन है वह 100 मीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब यह दोनों मिलकर हमारा कितना बनाएगा, तो 100 मीटर कम है ना जाएगा, यानी कितना कवर करेगा, 800 मीटर। ये क्लियर हुआ? यही यहां क्वेश्चन में लॉजिक था। क्लियर? अच्छा, चले आगे। तो अब क्रॉस करना कितना है डिस्टेंस, तो 900 माइनस 100 यानी 800 मीटर। 800 मीटर क्रॉस करना है, और जिस ट्रेन को 800 मीटर क्रॉस करना है इसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल है। क्लियर? जो ट्रेन क्रॉस करेगा उसकी भी लंबाई शामिल है, और पहले वाला पुल की लंबाई भी इसमें शामिल है। क्लियर? और पार करेगा उसका स्पीड भी दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। अब 45 तो 18 का मल्टीपुल है नहीं, तो इसको चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 45 गुना 5 बटा क्या करेंगे, 18। 9 से 2 बार में और 9 से 5 बार में 25 बटा 2। क्लियर? मीटर पर सेकेंड। अब यह भी मीटर और यह भी मीटर पर सेकेंड। चले, तो बोला कि भाई कितने समय में पार करेगी, टाइम पूछा। चलिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई मिलकर कितना है, 800। क्लियर? तो सीधे टाइम बराबर यहां क्या रखेंगे, 800। और ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना है, 25 बटा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? 5 से 5 बार में 25 कट जाएगा, और 5 से 16 160 बार में। अब 5 से 160 कटेगा 32 बार में, तो 32 दूना 64 सेकंड में दूसरी ट्रेन जो पहली ट्रेन से 100 मीटर कम थी वह उसी समान पुल को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर? तो एक ही कंसेप्ट पर आपका घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही रहा। क्लियर? अच्छा, एनी वन डाउट? आगे बढ़े? एनी वन डाइट? संपतचक क्लियर है? अच्छा, तुम्हारा जी चिड़ियाडर पुल, अच्छा क्लियर है। आगे बढ़े? चलिए, अब आपका अब तीसरा कंसेप्ट आ रहा है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया टाइप 3। इधर 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 को ध्यान देना है। 2 ट्रेन का लेंथ आपका दे दिया, दोनों ट्रेन का स्पीड भी दे दिया, और डायरेक्शन भी दे दिया अपोजिट से। तो पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछा, ठीक है ना। अब यहां आइए, टाइम एंड डिस्टेंस का जो हम लोगों ने क्लास लिया था उसमें कंफर्म हो गया था रिलेटिव स्पीड क्या होता है, याद है ना। अच्छा, याद है या मैं फिर से रिपीट कर दूं? अच्छा, देखिए, ठीक है।
कंपैरिजन बिटवीन टू स्पीड्स इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। क्लियर, कोई फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा छपरा वाला भाषा में दो गो गति का तुलना करना ही हमारा सापेक्ष गति या सापेक्षिक गति या अपेक्षिक गति कहलाता है। क्लियर, रिलेटिव स्पीड का हिंदी होता है, कहीं पे लिखा रहेगा अपेक्षिक गति, कहीं पे लिखा रहेगा सापेक्षिक गति। क्लियर, क्लियर, यानी एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे के सापेक्ष में दोनों टर्म चलता है। ठीक है, दो गति का, दो मोशन का, दो मूवमेंट का, ठीक है ना, दो स्पीड का जब भी कंपैरिजन करेंगे वही हमारा कहलाता है रिलेटिव स्पीड। क्लियर, अच्छा, ओके, अच्छा, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। क्लियर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दो मूविंग ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का डिफरेंस होगा। सेम में जा रहा है तो डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स। अगर हमारा दो मूविंग ऑब्जेक्ट समान दिशा में चले तो उनका रिलेटिव स्पीड, उनका अपेक्षिक चाल, दोनों चालों का अंतर होगा। क्लियर, अगर एक चाल को मैंने S1 माना और एक चाल को मैं S2 माना, क्लियर, अगर S1 बड़ा है और S2 छोटा है तो सेम डायरेक्शन में जाने पर S1 माइनस S2 हो जाएगा। क्लियर, अगर हमारा S2 ही बड़ा है और S1 हमारा क्या है, छोटा है, स्पीड नंबर 2 बड़ा और स्पीड नंबर 1 हमारा छोटा है, तो उस केस में हमारा S2 माइनस S1 होगा। इसलिए मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स, उनकी चालों का अंतर। तो अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा, समान दिशा में जाएगा, तो उनका रिलेटिव स्पीड, उनका अपेक्षिक चाल, उनके दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। क्लियर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा का घटा देना ही क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। क्लियर, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चले, क्लियर, दो पॉइंट से एक दूसरे के अपोजिट चले या एक ही पॉइंट से एक दूसरे के अपोजिट चले, दोनों केस में, ठीक है ना, एक बिंदु से दो दिशाओं में या दो बिंदु से समान दिशा में। क्लियर, ओके, तो यह रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो दोनों स्पीड का सम हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर एक का स्पीड S1 है, एक का स्पीड S2 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। क्लियर, तो ये पहले से जानकारी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड का अंतर। दो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर दो बिंदु से एक दूसरे का अपोजिट आएगा तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड का सम, यानी दोनों स्पीड का योगफल। क्लियर, अच्छा, यहां तक क्लियर, अच्छा, आगे बढ़े। अब दो ट्रेन जिसकी लंबाई दिया हुआ है और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे को पार करना है, कौन सा डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। क्लियर, इसका मतलब है कि ये पोजीशन होगा, एक ट्रेन इधर से मूव कर रही है, इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है। क्लियर, ओके, अच्छा, सेम ट्रैक पे ट्रेन चलेगा कि अलग अलग ट्रैक पे, है ना, एक ट्रैक पे नहीं ना, क्योंकि वह काउंट करने वाला आदमी जो देख रहा है वो भी नहीं बचेगा, नहीं ना बचेगा। अच्छा, तो देखिए, मान लीजिए कि यह लालू एक्सप्रेस है, ठीक है, आई मोदी एक्सप्रेस है। क्लियर, लालू और मोदी एक्सप्रेस है, दो ट्रेन अलग अलग ट्रैक पे चल रही है, ठीक है ना। क्लियर, अच्छा, एक पोजीशन आएगा कि इन दोनों का मुंह, मतलब दोनों का इंजन आमने सामने आएगा। क्लियर, उसके बाद ये पोजीशन आएगा, उसके बाद ये पोजीशन आएगा, उसके बाद ये पोजीशन आएगा, फिर ये पोजीशन आएगा। क्लियर, लास्ट में ये पोजीशन आएगा, सेकंड के हजारवां हिस्सा के लिए ही आएगा, लेकिन ये पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा। हुआ क्या, यहां क्या हुआ, यह ट्रेन का हर पॉइंट, इस ट्रेन के हर पॉइंट को क्रॉस करते जा रहा है, क्रॉस करते 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 ये पोजीशन आया, तो यह ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को तय किया इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और यह ट्रेन भी इस ट्रेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पूरा डिस्टेंस को कवर किया। क्लियर, तो यहाँ डिस्टेंस के रूप में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम, यानी दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग। क्लियर, तो जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आए या सेम डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है ना, तो दूरी के रूप में दोनों अपनी अपनी लंबाइयों को तय करता है। क्लियर,
जब भी कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से मूव करे या सेम डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, ठीक है ना, एक स्लोअर और एक फास्टर है, तो दोनों अपनी अपनी लंबाइयों को तय करेगा। एक पोजीशन यह आएगा ना, तो आपका लेंथ क्या क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? और इस केस में आपका लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? तो जब कोई भी दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चले या सेम डायरेक्शन में चले, तो दोनों अपनी अपनी लंबाइयों को तय करता है हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो डिस्टेंस के रूप में हमेशा रखना है दोनों की लंबाइयों का योग। क्लियर? अच्छा, तब पार करने में लगा समय पूछेगा। क्लियर? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? और डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो दो यहां स्पीड है। क्लियर? और अपोजिट डायरेक्शन से आने पर जो रिलेटिव स्पीड होता है वह दोनों स्पीड का क्या होता है, सम होता है। क्लियर? तो यहां रखेंगे स्पीड नंबर 1 यानी पहला ट्रेन का स्पीड, और स्पीड नंबर 2 दूसरा ट्रेन का स्पीड। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट मूव करे, क्लियर, तो डिस्टेंस के रूप में दोनों अपनी अपनी लंबाइयों को क्रॉस करेगा। देखिए एक पोजीशन ये आएगा, ठीक है, तो लेंथ आपका कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? तो यही आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस के रूप में दोनों अपनी लंबाइयों को तय किया। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, देखिएगा जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट जाएगा, किसी ट्रेन के खिड़की के पास बैठा है, ऐसा बोझा लगता है ना, लगता है एकदम बड़ी कस के हवा मारा है, छक से पार के जाओ, बेदमो वाला के देख ली चल गए उन्हें। होता है ना ऐसा? अरे होता है या नहीं होता है? क्लियर? जब सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना, तो आराम से टाटा बाय बाय ओकर हरियर पहन ले, पियर पहन ले, कुर्ता सब दिखाई नजर आता है। वो बेदाम बेच रहा है कि झाल मुड़ी बेच रहा है, सब दिखाई पड़ता है। बहुत देर तक साथ निभता है, बहुत देर तक साथ निभता है। लेकिन जब अपोजिट में आता छक से पार पकड़ में आ रहा बात, तो हो क्या रहा है, छक से काहे पार किया, क्योंकि दोनों का स्पीड जुड़ गया। क्लियर? दोनों का स्पीड जुड़ गया। अगर एक का स्पीड 100 है, दूसरा का स्पीड 150 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड एक एक घंटा में क्या हो जाएगा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुई बात? तो जब कोई भी दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चले, तो डिस्टेंस के रूप में वह दोनों अपनी अपनी लंबाइयों को तय करेगा, और स्पीड दोनों का रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट पर आपका कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो दो ट्रेन जिसकी लंबाई 121 मीटर और 99 मीटर है, स्पीड आपका 40 किलोमीटर पर आवर 32 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दीजिएगा, यहां मीटर है और यहां किलोमीटर पर आवर है। कैलकुलेशन के लिए 1 यूनिट चाहिए। क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन से चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, चलिए, यह एकदम सिंपल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस के जगह दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। एक का लंबाई 121 मीटर, दूसरे का लंबाई 99 मीटर। माय डियर, यह मीटर में है। क्लियर? और आपका स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो 40 + 32 72 किलोमीटर पर आवर। और यह मीटर में है तो हमारा स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो मीटर से मीटर कटेगा तब ना सेकंडवा बचेगा। अब 72 को 5/18 मत करिए, ठीक है ना, 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। सीधे 72 आए 20, 36 आए 10, ऐसे सोचना है। 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो 20 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चल जाएगा ना। अच्छा, मीटर से मीटर कट गया, फ्री हो गए। चलिए, 199 121 199 मिलकर कितना, 220। अब बटा 20, 0 से 0 खत्म। अब 22/2 का मतलब कितना, 11। तो आपका सेकंड कितना लगेगा, 11। तो अगर कुछ पॉइंट को माइंड में रखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग डील कर सकते हैं, कैलकुलेशन उंगली पे हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, गर्मी लग रहा है। अच्छा, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेन, यहां पे वही कंसेप्ट, दो ट्रेन सेम स्पीड से
अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। टाइमिंग आपका दिया हुआ है, प्रत्येक ट्रेन का लेंथ भी दिया हुआ है 135 मीटर, तो प्रत्येक ट्रेन का स्पीड क्या होगा, बस यही पूछा, एकदम सिंपल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर, ओके। तो स्पीड पूछा तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर, ये हम लोग का बेसिक। चूंकि दो ट्रेन की बात किया और दोनों ट्रेन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का क्या होगा, सम होगा। तो स्पीड की जगह रखेंगे S1 प्लस S2, क्लियर, बराबर। और जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चले या सेम डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस के रूप में वह दोनों अपनी अपनी लंबाइयों को तय करता है, तो L1 प्लस L2। अब बट्टा पार करने में तो एक गो टाइम में लगता है, तो T की जगह T। अब आइए, एक की लंबाई 135, दूसरे की लंबाई भी 135, तो लिखे 270। आप पार करने में कितना सेकेंड, 18, क्लियर, ओके। और यहां S1 प्लस S2, चले 9 से 2 बार में और 9 से 3 बार में कितना आया, 15, यानी दोनों के चालों का योगफल आया 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। वो किलोमीटर पर आवर उसको ध्यान नहीं देना है, आपको लाना है, पहले उसको देखिए। यानी दोनों का स्पीड मिलकर कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, यहां तक क्लियर। और क्वेश्चन बोला कि दोनों का स्पीड क्या है, समान है, क्लियर। यानी S1 और S2 दोनों आपस में न्यूमेरिकली क्या है, बराबर है, क्लियर। अगर यह x होगा तो यह भी x होगा, यह y होगा तो यह भी y होगा, क्लियर। तो S1 प्लस S2 मिलकर कितना है, 15, ठीक है। और दोनों मिलकर आपस में क्या है, बराबर, दोनों का स्पीड क्या है, बराबर, ठीक है। तो मैं S1 बराबर लिख सकता हूं 15/2, फिर से मैं रिपीट करता हूं यहां तक। क्वेश्चन बोला दोनों ट्रेन का स्पीड क्या है, समान है, दोनों ट्रेन का स्पीड क्या है, समान है। और दोनों ट्रेन का योगफल बराबर कितना आया, 15। एक ट्रेन का स्पीड मैंने मान लिया x, तो दूसरे ट्रेन का भी स्पीड क्या होगा, x, क्योंकि दोनों की चाल क्या है, समान। तो x प्लस x बराबर कितना, 15, यानी 2x बराबर 15, तो x बराबर 15/2 होगा, अरे होगा, क्लियर। अच्छा 15 कैसे आया, 270/18 किए, 9 दूना और 9 तिया, 3 और 0 मिलकर 30 और नीचे में 2, तो 2 से काटेंगे तब 15 है ना आएगा, पूरा किचन से क्लाइमेक्स तक। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ये क्लियर हुआ संपचक। तो एक ट्रेन का स्पीड 15/2, दूसरे ट्रेन का भी स्पीड 15/2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपका जो दिया है वैल्यू वह किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बड़ी आसान चीज है, तो 15/2 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे ना, चलिए 5 से कै बार में, 3 बार में, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखना होगा, और 2 से 9 बार में, 9 तिया तो 27 किलोमीटर पर आवर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो टॉपिक वही है, ठीक है ना, टाइप भी वही था, खाली क्वेश्चन को इधर से उधर कर रहा है। आपकी इच्छा, जो दृश्यमान है बच्चा वही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। चले आगे।
आइए आइए देखिए वही कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है। 500 किलोमीटर पर अवस्थित दो स्टेशन सोनपुर तथा रांची। ओके, एक स्टेशन का नाम है सोनपुर और एक स्टेशन का नाम है रांची। इनका डिस्टेंस है आपका 500 किलोमीटर। ओके, अच्छा, दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, क्लियर। तो जब अपोजिट चलेगी तो उनका रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का क्या होगा, सम होगा, क्लियर। अच्छा, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चलती है, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो, आदमी हो, तो उसका जो सापेक्षिक चाल अपेक्षिक चाल होता है वह दोनों चालों का योग होता है। कितने घंटे में मिलते हैं, 5 घंटे, क्लियर। चलिए, यहां से यहां तक जब आपस में चलते हैं तो उनका टाइमिंग मिलने का कितना है, 5, क्लियर। आइए, आपका डिस्टेंस दे दिया किलोमीटर में, टाइम दे दिया आपका घंटा में, क्लियर। लेकिन दोनों ट्रेन का स्पीड हमें पता नहीं, क्लियर। लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट चलता है तो उनका अपेक्षिक चाल, उनका रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का क्या होता है, सम होता है, यानी S1 प्लस S2। अब देखिए यहां पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना, 500, और मिलने का टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 5। तो दोनों के स्पीड का समेशन क्या हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर। अच्छा, और उनके स्पीड का डिफरेंस दे दिया कितना, 20, यानी S1 माइनस S2 बराबर क्या दे दिया, 20, क्लियर। दोनों के चालों का योग इस आधार पर हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और दोनों का अंतर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 20। तो दोनों का अंतर बराबर क्या रख दिए, 20। तो बोला कि उनकी चालें क्या होगी, दोनों का स्पीड निकालना है, क्लियर। चलिए जोड़ दिया जाए, प्लस माइनस खत्म हो गया। 2S1 यानी पहला चाल का दुगना बराबर कितना, 120, इसलिए S1 बराबर 120/2 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, अब इधर 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 इसी ऑप्शन में चूज करना, सुनिए ना, इसी ऑप्शन में चूज करना, नब्बे तो है नहीं, 60 है, 60 है, 60 है, 60 है, 60 है, 60 है, नहीं, मामा जी के यहाँ चल गया, मौसा जी के यहाँ चल गया, फूफा जी के यहाँ चल गया, जो बच गया वो आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अरे बाबा एक से काम नहीं चलेगा, अगर तुम्हारी इच्छा है, अरे तुम्हारी नहीं नहीं नहीं, इनकी इच्छा है तो आओ, आ जाओ करो। S1 के जगह क्या रखेंगे, 60, S2 निकालना रहेगा, तो 60 प्लस S2 बराबर कितना, 100। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 में 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो है ना बाबा, एक 60 है तो दूसरा 40 तो होना ही होना है, क्योंकि दोनों का समेशन हमारा कितना है, 100 है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अरे ओके। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा हमको पर्सनल काम है, ठीक है ना। आज थोड़ा लेट से शुरू हुआ, नहीं तो आज इसको समाप्त कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, ऑफ हो गया क्या।